बब्बन उठ। बब्बन हड़बड़ाकर उठ गया। सामने उसका दोस्त रमेश खड़ा था। पुलिस आने वाली है, जल्दी उठ। पुलिस का नाम सुनते ही बब्बन को जैसे बिजली का झटका लगा। कल देर रात ही वो रमेश के घर आया था। बहुत थका हुआ था, गर्मी भी बहुत थी, इसलिए कपड़े उतारकर अंडरवेयर में ही सो गया था। रमेश ये कहते हुए नीचे भागा कि मैं पिछला दरवाजा खोलता हूं, तुम जितनी जल्दी हो सके आओ। बब्बन फुर्ती से बिस्तर से कूदा, खूंटी पर टंगी अपनी शर्ट उतारकर पहनी, पजामा पहना, अपना गमछा सर पर बांधा और चप्पल पहनकर वो कमरे से निकल ही रहा था कि उसकी निगाह रमेश के बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाकर पजामे की जेब में रख लिया। वो तेजी से नीचे की तरफ भागा। सुबह के 6 बजे थे। 2 घंटों की तेज बारिश के बाद गली में जगह जगह पानी भरा था। आसमान पर अभी भी काले बादल छाए हुए थे, जिससे गली में धुंधलका था। बब्बन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। भागते हुए वो मुख्य सड़क पर आया। बहुत अधिक हलचल नहीं थी, अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दुकान के बाहर पानी भरा था। उसमें लगे ग्लो साइन बोर्ड की परछाई उस पर पड़ रही थी। सफेद पर लाल रंग से लिखा था दीपक मोबाइल्स। एक साइकिल रिक्शा पानी के उस छोटे से तालाब को चीरते हुए आगे बढ़ा। दीपक मोबाइल्स में हलचल पैदा हो गई। रिक्शा उसके सामने से होता हुआ आगे बढ़ गया। बब्बन ने आवाज लगाई, ए रिक्शा रुको। रिक्शे वाले ने ब्रेक मारा। बब्बन भागकर उसके पास गया, बिना कुछ पूछे उस पर चढ़ गया। रिक्शे वाले से बोला, चलो। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, ये तो बताओ बाबू, कहां जाना है? तुम यहां से चलो, मैं बताता हूं। लेकिन आगे बढ़ने की जगह रिक्शे वाले ने कहा, अभी बता दो बाबू और पैसे तय कर लो, बाद में झिकझिक होगी। सुबह की पहली सवारी हो, दिन खराब हो जाएगा। बब्बन जल्दी में था। हर एक पल उसके पकड़े जाने की संभावना को बढ़ा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई और समय होता तो रिक्शे वाला सड़क पर पड़ा तड़प रहा होता, लेकिन यह वक्त उलझने का नहीं था। वो बोला, बस स्टैंड चलो। ठीक है बाबू, पर 50 रुपए पड़ेंगे। अरे भाई ले लेना, अभी चलो। रिक्शे वाले ने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। बब्बन पिछले 8 दिनों से पुलिस से बचता फिर रहा था। अपनी पहचान बदलने के लिए उसने अपने घुंघराले बालों की बलि देकर अपना मुंडन करा लिया था। हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनने वाला बब्बन अब एक साधारण सी टी-शर्ट और पजामा पहनकर घूम रहा था। पैरों में साधारण से चप्पल थे। अपने सर पर लाल रंग का एक गमछा बांधकर चलता था। इतने पुलिस ने उसे ढूंढने का अभियान तेज कर दिया था। पिछले 4 दिनों से वो कहीं भी टिककर नहीं रह पा रहा था। ना ठीक से खा पाता था और ना आराम कर पाता था। बस एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। हर पल उसे एक डर लग रहा था। रिक्शे वाले ने उसे बस स्टैंड पर छोड़ा। बब्बन ने पजामे की जेब से रमेश का उठाया हुआ बटुआ निकाला। उसमें से 50 रुपए निकाल कर दिए। रिक्शे वाला आगे बढ़ गया। बब्बन ने बटुए में बचे हुए पैसे गिने। एक 200 का नोट, 2 100 के नोट और एक 50 रुपए का नोट था। कुल मिलाकर 450 रुपए। उसने सोचा कि पैसे संभाल कर खर्च करने होंगे। फिर अपने इस विचार पर उसके मन में एक टीस सी उठी। उसने सदा शाह खर्ची की थी। बार में न जाने कितने नोट डांसर्स पर लुटा देता था। वेटर्स को टिप देते हुए भी कभी कंजूसी नहीं करता था। लेकिन आज ये 450 रुपए उसकी एकमात्र पूंजी थे। उनके सहारे ही आगे बढ़ना था। न जाने अगला ठिकाना मिले या ना मिले, पता नहीं कब तक यूं ही भागना पड़े। रिक्शे वाले को ले चलने के लिए कोई जगह बतानी थी, इसलिए उसने बस स्टैंड कह दिया था। पर वो खुद ही नहीं जानता था कि उसे जाना कहां है। पर अधिक देर तक यहां ठहर नहीं सकता था। उसे कुछ न कुछ तो सोचना ही था। उसे भूख भी लग रही थी। बिना कुछ खाए वो आगे नहीं बढ़ सकता था। बस स्टैंड के बाहर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ लोग बस स्टैंड से बाहर आ रहे थे, कुछ अपनी यात्रा के लिए बस स्टैंड के अंदर जा रहे थे। बब्बन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। सामने उसे एक चाय की दुकान दिखाई पड़ी। उस पर लिखा था राधे श्याम टी स्टॉल। पास ही एक बोर्ड पर वहां क्या क्या मिल सकता है उसकी लिस्ट रेट के साथ थी। कुल्हड़ चाय 8 रुपए, समोसा 10 रुपए, बन मस्का 15 रुपए। बब्बन ने हिसाब लगाया, एक चाय और एक समोसा ही किफायती रहेगा। वो टी स्टॉल पर चला गया। टी स्टॉल का मालिक
कोई 40-42 साल का आदमी था। उसने काले रंग की बंडी पहन रखी थी, कमर में तहमत लपेट रखा था। एक लड़के ने आकर बब्बन से पूछा, साहब चाय के साथ कुछ लेंगे? बब्बन ने जवाब दिया, चाय के साथ एक समोसा। वो लड़का चला गया। उसकी उम्र कोई 15 साल होगी, वही उम्र जब वो अपना घर छोड़कर भागा था और ऐसे ही चाय की दुकान पर काम करने लगा था। बब्बन लोगों से कुछ अलग जाकर खड़ा हो गया था। वो सोच रहा था कि जाए तो कहां जाए। जो विश्वास पात्र दोस्त थे उन सभी के घर में पनाह ले चुका था। रिश्तेदार कोई ऐसा था नहीं जिसके घर वो जा सकता। वैसे भी इस हालत में उसे कौन अपने घर में रखने की हिम्मत करता। साहब आपकी चाय और समोसा। उस लड़के ने चाय का कुल्हड़ एक हाथ में थमा दिया और दूसरे में कागज की प्लेट में एक समोसा। वो वहां पड़ी एक बेंच पर बैठकर समोसा खाने लगा। चाय का आखिरी घूंट भरकर बब्बन ने कागज की प्लेट की पुड़िया बनाई और कुल्हड़ के साथ पास रखे बड़े से डब्बे में फेंक दिया। वो लड़का उसके पास आकर खड़ा हो गया। बब्बन ने बटुए से 50 रुपए का एक नोट निकाल कर दिया। लड़का अपने मालिक के पास गया और उनसे बचे हुए पैसे लाकर बब्बन को दे दिए। बब्बन ने हिसाब लगाया। अब उसके पास सिर्फ 432 रुपए थे। बब्बन सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी दो व्यक्तियों की बात उसके कानों में पड़ी। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा था कि चलो आगे चलते हैं, वहां ट्रक खड़े होते हैं, किसी ट्रक पर बैठ जाएंगे, 100 रुपए में हमें गांव के पास हाईवे तक पहुंचा देगा, उसके बाद पैदल चले जाएंगे। बब्बन भी उनके साथ चल दिया। उनके साथ चलता हुआ बब्बन एक जगह पर आया जहां पर ट्रकों की लंबी कतार थी। वो दोनों आदमी एक ट्रक की तरफ बढ़े। उन्होंने ट्रक वाले से कुछ बात की, फिर ट्रक के ऊपर चढ़कर बैठ गए। बब्बन भी ट्रक वाले के पास गया। उसने कहा, मैं भी उन दोनों का ही साथी हूं, मुझे भी उनके साथ जाना है। ट्रक वाले ने उससे 100 रुपए लिए। बब्बन ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर में ट्रक आगे बढ़ गया। बब्बन के साथ जो दो लोग बैठे थे उनमें से एक ने बीड़ी का बंडल निकाला। उसमें से एक बीड़ी खुद ली और दूसरी अपने साथी को दी। तभी उसकी नजर बब्बन पर पड़ी। बंडल उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, तुम भी पियोगे बीड़ी? बब्बन को विल्स की नेवी कट सिगरेट पीने की आदत थी, पर उसे तलब लग रही थी। उसने भी एक बीड़ी निकाल ली। उस आदमी ने उसकी बीड़ी जलाते हुए पूछा, कहां जा रहे हो? बब्बन को कुछ नहीं सूझा तो उसने कह दिया, बस ऐसा समझ लो भैया कि बंजारे हैं, जाने की कोई जगह नहीं, जहां किस्मत ले जाए चले जाएंगे। दूसरा साथी ये सुनकर हंस दिया। वो बोला, इसका क्या मतलब है भैया, ऐसे ही घूम रहे हो? बब्बन ने जवाब दिया, हां भैया, बस सारी चीजों से ऊब गए हैं, सो निकल पड़े हैं घर से। वो दोनों दोस्त हंसे। जिसने बीड़ी दी थी वो बोला, लगता है साधु बाबा बनने का इरादा है। बब्बन हल्के से मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। बब्बन सोच रहा था कि उसने जो कहा वो पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। इस समय उसे नहीं पता है कि उसका अगला ठिकाना क्या होगा। वो बस भाग रहा है, पर आखिर कब तक भागेगा? वो थकने लगा था। उसे अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो अपने क्षेत्र में माना हुआ शूटर था। न जाने कितने लोगों को वो अब तक अपना शिकार बना चुका था। इस समय वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला सबसे महंगा शूटर था। अब लग रहा था कि वो कभी अपनी वो शान दोबारा नहीं पा सकेगा। ट्रक हाईवे पर एक जगह रुका। दोनों आदमियों के साथ बब्बन भी ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक आगे चला गया। जिसने बीड़ी पिलाई थी वो बोला, तो भैया हम लोग तो चले अपने गांव, तुम भी चले जाओ जहां तुम्हारी किस्मत ले जाए। एक बार दोनों फिर हंसे। उसके बाद आगे बढ़ गए। बब्बन हाईवे के किनारे खड़ा था। उसने दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ। दाहिनी तरफ कुछ दूर पर एक पगडंडी अंदर की तरफ जा रही थी। वो उस पगडंडी की तरफ बढ़ गया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सुनते रहें। इमली के पेड़ों के एक झुरमुट के पास आया। चलते हुए उसे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। सुबह आसमान में काले बादल छाए थे, लेकिन इस समय आसमान में तेज सूरज चमक रहा था। वो उस झुरमुट के अंदर जमीन पर बैठ गया। माथे से पसीने की धार बह रही थी। उसने अपने गमछे से पसीना पोंछा। उसके बाद उसी गमछे को हिलाकर खुद को हवा करने लगा। दो लड़के कंधे पर स्कूल बैग लटकाए उस झुरमुट में आए। उनमें से एक बोला, चंदर आज देखना
मैं एक बार में ही पत्थर मारकर इमली गिरा दूंगा। चंदर ने कहा, अगर ऐसा किया तो मैं भी तुम्हें लल्लू की जगह ललित कहूंगा। ललित ने एक पत्थर उठाया, एक इमली पर निशाना साधा, फिर जोर लगाकर पत्थर फेंका। इमली नीचे गिर गई। चंदर ने ताली बजाते हुए कहा, वाह लल्लू, कमाल कर दिया। चंदर हंसते हुए भाग गया। खुद को लल्लू कहे जाने से चिढ़कर ललित भी उसके पीछे भागा। बब्बन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपने बचपन के दोस्त पारस की याद आ गई। वो और पारस स्कूल से लौटते हुए इस बात की शर्त लगाते थे कि कौन तेजी से तालाब को पार करके इस छोर से उस छोर पहुंचेगा। अक्सर वही तालाब को जल्दी पार कर लेता था। कोई 3 साल पहले उसकी भेंट पारस से हुई थी। बब्बन दिल्ली गया हुआ था। एक रेस्टोरेंट में वो और उसका एक साथी खाना खाने गए। तब एक वेटर से उसके साथी की झड़प हो गई थी। रेस्टोरेंट का मैनेजर बीच बचाव के लिए आया था। बब्बन देखते ही पहचान गया। वो पारस था, लेकिन पारस ने उसे नहीं पहचाना, या पहचान कर भी अनजान बना रहा। पूरे समय इस तरह बात करता रहा जैसे किसी कस्टमर से बात कर रहा हो। बब्बन भी तब अपने टशन में रहता था। उसने भी मैनेजर की तरह ही उसे हड़काते हुए कहा था कि लोग यहां पैसा देकर खाना खाते हैं, ढंग का स्टाफ रखो। पारस ने उनसे माफी मांगी थी, पर एक बार भी यह नहीं दिखाया कि वो उसके बचपन का दोस्त है। बब्बन को अब भूख और प्यास दोनों सता रही थी। बस स्टैंड पर खाया हुआ समोसा तो उसी समय पेट में न जाने कहां समा गया था। फिर भी उसने इतनी देर तक साथ दिया था। इस समय उसके गले में प्यास की वजह से कांटे चुभ रहे थे। वो इमली के झुरमुट से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। चलते हुए वो एक मंदिर के पास आया। उस मंदिर के पास नीम का एक पेड़ था। उसके कुछ ही दूरी पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। हैंडपंप देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो भागकर उसके पास गया। हैंडपंप चलाकर उसने जी भरकर पानी पिया। उसके बाद अपना सर हैंडपंप के नीचे कर पानी से भिगो लिया। उसे अच्छा लगा। 2 दिन से वो नहाया नहीं था। सारा बदन चिपचिपा रहा था। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, अपना गमछा पानी से गीला किया, फिर अच्छी तरह से सारे बदन को पोंछा। अपने गमछे को निचोड़कर सूखने के लिए डाल दिया। इस उम्मीद से कि शायद मंदिर के पुजारी से कुछ खाने को मिल जाए, उसने मंदिर के अंदर झांका। मंदिर बंद था। ग्रिल वाले दरवाजे से शिव प्रतिमा के दर्शन हो रहे थे। बहुत पहले ही उसने ईश्वर पर आस्था छोड़ दी थी। वो जाकर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख और गर्मी से वो बेहाल हो रहा था। उसने सोचा कि अभी भी उसके पास कुछ पैसे हैं। गांव में जाकर देखता है, शायद कुछ खाने को मिल जाए। उसने अपनी टी शर्ट पहनी, गमछे को सर पर लपेटा और आगे बढ़ गया। जब वो गांव में पहुंचा तो एक जगह उसे भीड़ लगी दिखाई पड़ी। साथ ही पुलिस की जीप खड़ी थी। एक पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ गांव वालों से कुछ पूछताछ कर रहा था। बब्बन फौरन वहां से चला गया। कुछ आगे जाकर उसे एक बच्चा मिला। उसने उससे पुलिस के आने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा, रामेश्वर और उसकी औरत के बीच झगड़ा हो गया। रामेश्वर ने अपनी औरत का सर फोड़ दिया, इसलिए पुलिस आई है। बब्बन ने बच्चे से पूछा, यहां खाने को कुछ मिलेगा? बच्चे ने उसे अजीब नजरों से देखा। बब्बन समझ गया। उसने कहा, मेरा मतलब है कोई दुकान हो जहां खाने को कुछ मिल जाए। बच्चे ने उसे अपने साथ आने को कहा। बब्बन उसके साथ चल दिया। वो उसे एक झोपड़ी के पास ले गया। उसके सामने एक छोटी सी गुमटी थी। वो बोला, यहां बिस्कुट, दालमोट और लैया पट्टी मिलेगी। बब्बन ने देखा कि गुमटी बंद है। उसने कहा, ये तो बंद है, दुकानदार तो है नहीं। बच्चे ने रौब से कहा, दुकानदार सामने खड़ा है, अभी खुल जाती है दुकान। वो भागकर झोपड़ी के अंदर गया। अंदर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। कहां चला गया था? दुकान भी नहीं खोली। बच्चा बाहर आया, गुमटी का ताला खोला। गुमटी खोलते हुए बोला, क्या लोगे? बब्बन को जोर की भूख लगी थी। उसका भला बिस्कुट दालमोट से होने वाला नहीं था। वो बोला, दुकान खोलो, देखता हूं। बच्चे ने दुकान खोली। दुकान में 3-4 बिस्कुट के पैकेट, नमकीन के कुछ छोटे पैकेट, 1-2 नहाने के साबुन थे। पान मसाले के पाउच की 3-4 झालरें लटकी हुई थी। बच्चे ने कहा, बिस्कुट दूं या दालमोट? लैया पट्टी भी है। बब्बन ने 2 बिस्कुट के और 2 नमकीन के पैकेट लिए। वो वहीं खड़े होकर खाने लगा। इस वक्त उसे स्वाद समझ नहीं आ रहा था।
वो सिर्फ खा रहा था। बच्चा आंखें फाड़े उसे देख रहा था। सब खाने के बाद अभी भी भूख बची थी। उसने लैया पट्टी भी ली। अब भूख कुछ शांत हुई। उसने कहा, थोड़ा पानी मिलेगा? बच्चे ने कहा, पानी नहीं है मेरी दुकान पर। मेरा मतलब है तुम्हारे घर में होगा। मंदिर के पास हैंडपंप से भरकर लाना पड़ता है, नल नहीं लगा है यहां। अम्मा भी बीमार है। बच्चे की बात सुनकर बब्बन ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे कितने हुए? बच्चे ने मन ही मन हिसाब लगाकर कहा, 30 रुपए। बब्बन ने बटुआ निकाला। चाय की दुकान से उसे टूटे हुए पैसे मिले थे। उसने 10-10 के 3 नोट उसे पकड़ा दिए। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, पान मसाला भी ले लो। बब्बन ने बटुआ जेब में रखते हुए कहा, मैं पान मसाला नहीं खाता। बब्बन वापस उसी हैंडपंप के पास आ गया। उसने पानी पिया। इस बार वो नीम के पेड़ के नीचे बैठने की जगह मंदिर के पीछे बने चबूतरे पर जाकर लेट गया। बच्चे की आंखों की चमक उसके दिमाग में बस गई थी, जो पैसे देते समय उसने देखी थी। उसे याद आया कि वो भी इतना ही खुश हुआ था जब पहली बार उसे पैसे मिले थे। 15 साल की उम्र में वो अपने घर से भाग निकला था। कई दिनों तक इधर से उधर भटकता रहा। कभी कुछ मिल जाता तो खा लेता, कभी भूखा सो जाता। उसे भटकते हुए एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। एक बार एक लड़का और एक लड़की उसकी दुकान पर चाय पीने आए। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। बब्बन जब चाय लेकर गया तो लड़की ने ध्यान नहीं दिया। वो हाथ हिला हिला कर बात कर रही थी। उसका हाथ लगने से चाय छलक गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके साथ आए लड़के ने बब्बन को खींच कर एक तमाचा मार दिया। वो उस पर चिल्लाने लगा, काम करने की तमीज नहीं है, हाथ जला दिया। उसका तमाचा मारना बब्बन को अच्छा नहीं लगा था। उसने भी तनकर कह दिया, गलती मेरी नहीं थी, ये हाथ हिलाकर बात कर रही थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसके तेवर देखकर लड़के को और भी गुस्सा आ गया। वो बोला, बदतमीज, जबान लड़ाता है, मार मार कर तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। यह कहकर लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। बब्बन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बात बिगड़ती देखकर दुकान का मालिक आया और बब्बन को पीछे धकेल दिया। उस लड़के से माफी मांगी। उसके सामने ही बब्बन को नौकरी से निकाल दिया। बब्बन ने 3 दिन काम किया था। उसका एक भी पैसा उसे नहीं मिला। अपमान और गुस्से की आग में जलता बब्बन फुटपाथ पर खड़ा था। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बब्बन ने उसे देखा तो पहचान गया। वो आदमी उसी चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें काम दिला सकता हूं। बब्बन के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था। वो मुस्कुरा दिया और उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। उस आदमी का नाम बांके लाल था, लेकिन लोग उसे वकील भाई कहकर बुलाते थे। वो अंगूठा छाप था, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन अपने लोगों के झगड़े आसानी से सुलझा देता था, इसलिए सब उसे वकील भाई कहते थे। वकील भाई जयराम की दुकान का एक ऐसा पेड़ था जिसके नीचे कई नन्हे पौधे पनप रहे थे। बब्बन भी अब उसकी छाया में पलने वाला ऐसा ही पौधा बनने जा रहा था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सुनते रहें। कान पर जब बब्बन उस लड़के से उलझ रहा था तो वकील उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने बब्बन की आंखों में चिंगारी देखी थी। वो समझ गया, इस चिंगारी को अगर सही तरीके से हवा दी जाए तो वो ऐसी आग बन सकती है जो उसके ही काम आएगी। वकील की छत्र छाया में कई लड़के पल रहे थे जो उसकी जयराम की दुनिया में उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए थे। उसके लिए फिरौती, रंगदारी, हफ्ता वसूली करते थे। बब्बन की कद काठी अच्छी थी। चाय की दुकान पर उसने जिस तरह निडरता से उस लड़के का हाथ पकड़ लिया था, वो दिखाता था कि वो साहसी है। कोई उसे दबाने की कोशिश नहीं कर सकता। वकील इसी का फायदा उठाना चाहता था। वकील ने अब अवैध शराब का धंधा शुरू किया था। उसकी अवैध शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बब्बन जैसे लड़कों की जरूरत थी। बब्बन के साथ 2 लड़के और थे। उन्हें शराब की बोतलें अवैध तरीके से एक सरकारी ठेके पर पहुंचाना होता था। बब्बन बिना कहे ही बाकी दोनों लड़कों का लीडर बन गया था। शुरुआत को छोड़ दें तो वकील को कभी उसे कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। उसके लिए सिर्फ इतना ही काफी था कि कितनी बोतलें कहां पहुंचानी। 2 साल तक बब्बन इस काम को सफलतापूर्वक करता रहा। उसकी सूझबूझ और साहस को देखकर वकील ने उसे हफ्ता वसूली के काम में लगा दिया। अब बब्बन इस दुनिया के कई दांव पेच सीख चुका था। उसका शरीर
और भी अधिक बलिष्ठ हो गया था। चेहरे पर मूंछों की लकीर गहरी हो गई थी। उसके काले घुंघराले बाल उसकी छब को और खूबसूरत बनाते थे। बब्बन का काम आसपास के छोटे छोटे दुकानदारों, ठेला और खोमचा लगाने वालों से पैसा वसूल करने का था। हाथ में चाकू लिए वो बड़े टशन के साथ वकील का नाम लेकर पैसे वसूल करता था। कुछ वकील के नाम का असर था और कुछ उसके अंदाज का। दुकानदार चुपचाप उसे पैसे दे देते थे। बब्बन जो वसूली करके लाता, वकील उसमें से कुछ पैसे उसे दे देता। उन्हें वो मनचाहे तरीके से खर्च करता था। उसे फिल्में देखने का शौक था। फिल्मों के रंगीन संसार से उसे प्यार था। उसके मन में हीरो के जैसे बनने संवरने की इच्छा होती थी। अभी महंगे मॉल से कपड़े खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी, इसलिए हफ्ते में एक दिन फुटपाथ पर लगने वाली बाजार से वो अपने लिए मिलते जुलते कपड़े खरीदता था। उन्हें पहनकर इतराता था। उसके हाथ में पैसे होते थे, उन्हें वो अपने हिसाब से खर्च कर पाता था। वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था। उसके सपने बड़े हो रहे थे। वो पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाहता था। वो किसी भी तरह की बंदिश में बंधना नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वो अपने सपने पूरे करेगा। वो बहुत खुश था। बब्बन को लगा कि एक जगह टिककर रहना ठीक नहीं है। वो उठकर खड़ा हो गया। एक बार फिर वही प्रश्न उसके सामने उठ खड़ा हुआ, अब किस तरफ बढ़ा जाए? वो जिस रास्ते से आया था उसी पर वापस चलने लगा। कुछ ही देर में वो इमली के झुरमुट के पास पहुंच गया। वहां से आगे बढ़कर हाईवे पर आ गया, जहां ट्रक वाले ने उसे छोड़ा था। वो उसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां कुछ घंटों पहले खड़ा था। उसने देखा कि हाईवे की दूसरी लेन के पार मैदान में बहुत सारे स्त्री पुरुषों का एक हुजूम सा है। वो सोच ही रहा था कि वहां क्या हो रहा है कि तभी दो लड़के उसके बगल से गुजरे। वो डिवाइडर की तरफ बढ़ रहे थे। बब्बन भी उनके पीछे चल दिया। लड़के डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी लेन में गए। सड़क पार करके दोनों मैदान की तरफ बढ़ने लगे। बब्बन उनके पीछे था। उसने उन लड़कों में से एक से पूछा, इस मैदान में क्या हो रहा है? उस लड़के ने बताया, उधर हनुमान जी का मंदिर है। आज मंगलवार का मेला है, भंडारा है, रात को नौटंकी भी आएगी। भंडारा सुनते ही बब्बन की भूख ऐसे जाग उठी जैसे कोई सोती हुई शेरनी जागी हो। दोनों लड़के भी भंडारा खाने ही जा रहे थे। वो तेज कदमों से उनके साथ चल दिया। मंदिर पर पहुंचकर दोनों लड़कों ने बजरंगबली को प्रणाम किया, लेकिन बब्बन सीधे उस जगह पहुंच गया जहां भंडारे का तंबू लगा था। एक जगह पर एक दोने में सब्जी और दो दो पूरियां बांटी जा रही थी। बब्बन ने आगे बढ़कर अपने हिस्से का दोना ले लिया, फिर एक जगह पर खड़े होकर खाने लगा। उसने कल दोपहर को खाना खाया था। वो भी वहां से चलने की जल्दी में ठीक से खा नहीं पाया था। उसके बाद से अब ठीक से खाने को मिल रहा था। उसने दोनों पूरियां जल्दी जल्दी खा ली। उसके बाद एक और दोना लेने के लिए चला गया। उसे भी खत्म करने के बाद बब्बन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। एक जगह पर छोला चावल बन रहा था। उसने वहां से भी एक दोना लिया। बब्बन ये सोचकर खा रहा था कि पता नहीं इसके बाद खाने को कब मिले। खाने के बाद जब वो पानी पीने गया तो वहां उसे शरबत बनता हुआ दिखाई पड़ा। वहां उसने एक गिलास शरबत भी पिया। अब उसे लग रहा था कि पेट में कुछ गया है। पेट की भूख शांत होने के बाद वो इधर उधर टहलने लगा। अभी मेला शुरू होने में समय था। दुकानें सजाई जा रही थी। बब्बन टहलते हुए तैयारियां देखने लगा। एक जगह पर उसको एक आईना दिखाई पड़ा। उसने आईने में खुद को निहारा। आईने में खुद को बहुत बदला हुआ पाया। इधर कई दिनों से भागते रहने के कारण उसका रंग तांबाई हो गया था। सर पर बहुत हल्के बाल आ गए थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसके लिए अपने आप को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस रूप में वो अपनी कोई तस्वीर सोशल अकाउंट पर डाल दे तो उसके चाहने वाले परेशान हो जाएंगे। लेकिन उसे एक तसल्ली थी, उसका ये रूप इस समय उसके लिए वरदान था। जल्दी कोई उसे पहचान नहीं सकता था। मेले में घूमते हुए बब्बन की निगाह सामान उतारकर वापस जाने की तैयारी करते हुए एक टेम्पो पर पड़ी। उसने टेम्पो के ड्राइवर से कहा, भैया क्या हमें कुछ आगे तक छोड़ दोगे? ड्राइवर ने उसे घूर कर देखा। उसने कहा, कहां जाना चाहते हो? बस भैया जिधर जा रहे हो उधर ही कुछ आगे तक छोड़ देना, उसके बाद हम चले जाएंगे। ड्राइवर कुछ सोच कर बोला, ठीक है पीछे बैठ जा।
जहां मैं टेम्पो रोकूंगा वहीं उतर जाना। ठीक है भैया। बब्बन जाकर टेम्पो के पीछे बैठ गया। टेम्पो चल दिया। कुछ ही क्षणों में हाईवे पर दौड़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद टेम्पो रुक गया। बब्बन नीचे उतरकर ड्राइवर के पास आकर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। जहां उसने टेम्पो रोका था उस जगह से सड़क अंदर को जाती थी। उसने अपना टेम्पो उसी रास्ते पर बढ़ा दिया। बब्बन फिर सोचने लगा कि किधर जाए। तभी उसे सामने से कावड़ियों का एक पैदल दल आता हुआ दिखाई दिया। वो दल भी उसी मोड़ पर मुड़ गया जहां टेम्पो मुड़ा था। वो भी उस दल के साथ हो लिया। कावड़ियों का दल जय भोलेनाथ की और बम बम भोले का नारा लगाते हुए चल रहा था। कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद कावड़ियों का दल कच्चे रास्ते पर बढ़ गया। सूरज ढलने वाला था। पश्चिम दिशा में आसमान लाल था। 6 लोगों का यह दल आगे बढ़ रहा था। उनमें से एक आदमी ने अपने कंधे पर कांवड़ धारण कर रखा था। दल में शामिल एक आदमी से बब्बन ने बात शुरू की। कहां से आ रहे हो? उस आदमी ने कहा, हम लोग बिठूर से अभिषेक का जल लेकर आए हैं। अब बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में अर्पित करने जा रहे हैं। यहां रात्रि विश्राम के लिए रुकने वाले हैं। कांवड़ियों का दल चलते हुए एक शिव मंदिर पर आकर रुका। मंदिर में किसी भक्त ने उन लोगों के आराम की व्यवस्था की थी। कांवड़ धारण करने वाला कुछ देर आराम कर सके, इसके लिए उसके सहयोगी ने कांवड़ अपने कंधे पर रख लिया। कांवड़ को किसी भी स्थिति में जमीन पर नहीं रखा जा सकता था। बाकी लोग भी मंदिर के पास से कुएं में पानी भरकर हाथ पैर धोने लगे। बब्बन ने भी अपने हाथ पैर धोए। किसी ने एक दोने में कुछ कटे हुए फल उसे पकड़ा दिए। बब्बन उनसे कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। शिव भक्तों को देखकर उसे अपने पिता अमरमणि की याद आ गई। चंदन का तिलक लगाए घर के मंदिर के छोटे से शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करते अपने पिता की आवाज कानों में गूंजने लगी। सुमेरी महेश सी कहि निहोरी, विनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औगढ़ दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। पहले वो भी अपने नन्हे हाथों से तांबे की छोटी सी लुटिया से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करता था। पर उस घटना ने ईश्वर पर उसकी आस्था को डिगा दिया था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए 12 साल का बब्बन अपनी मां के सिरहाने बैठा उनके माथे को सहला रहा था। मन ही मन वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मां की हालत अच्छी नहीं थी। अमरमणि ने कमरे में प्रवेश किया। वो उससे बोला, शेखर, गाड़ी का इंतजाम हो गया है। तुम्हारी अम्मा को अस्पताल ले जाना है। पिता उसे उसका नाम शेखर कहकर पुकारते थे। अम्मा प्यार से बब्बन कहती थी। उसे बब्बन सुनना अच्छा लगता था, लेकिन कल रात से अम्मा की हालत बहुत गंभीर थी। बब्बन ने एक झोले में जरूरी सामान रख लिया था। अमरमणि ने अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया। वो उन्हें लेकर बाहर खड़े टेम्पो तक लेकर आए। ये एक तिपहिया गणेश टेम्पो था। अमरमणि ने उन्हें पीछे की सीट पर लेटा दिया। उन्होंने अपनी पत्नी का सर गोद में रख लिया। बब्बन झोला लेकर सामने सीट पर बैठ गया। टेम्पो शहर की तरफ बढ़ गया। उसके पिता वही प्रार्थना दोहरा रहे थे। सुमेरी महेश सी कहि निहोरी, बिनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औगढ़ दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। बब्बन की ओम नमः शिवाय की माला भी टूटी नहीं थी। अमरमणि गांव के सरकारी स्कूल में टीचर थे। अपनी पत्नी अहिल्या से बहुत प्रेम करते थे। उसकी यह हालत उनके दिल को चीर रही थी। आस्थावान अमरमणि हर बार की तरह कठिन समय में अपने इष्ट देव को याद कर रहे थे। अस्पताल में डॉक्टर ने कह दिया कि बहुत कम उम्मीद है। वो कोशिश करके देखते हैं, पर कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर अपनी कोशिश में जुट गए। अमरमणि और बब्बन अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। बब्बन बहुत दुखी था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी अम्मा उसे छोड़कर जाने वाली है। वो उठकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने कहा, शेखर, इस तरह से रोना ठीक नहीं है। समझाया था ना कि इस तरह धैर्य खो देना कमजोरी है। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बब्बन उनके पास यह सोचकर गया था कि उसके पिता उसे गले लगाकर तसल्ली देंगे, किंतु आज भी उन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज में यह कह दिया कि रोना ठीक नहीं है। अमरमणि उन लोगों में से थे जिनका मानना था कि व्यक्ति को हर हाल में सम रहना चाहिए।
ना तो उसे अधिक खुशी दिखानी चाहिए और ना ही अधिक गम करना चाहिए। वो इसे अक्सर इसी बात की सीख दिया करते थे। यही कारण था कि बब्बन उनसे अधिक अपनी अम्मा के नजदीक था। किंतु आज उसकी अम्मा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही थी। उसे लगा था कि कम से कम आज तो उसके पिता उसे सीख देने की जगह प्यार से तसल्ली देंगे, पर आज भी उसे उनसे सीख के अलावा कुछ नहीं मिला। अमरमणि को अपनी पत्नी अहिल्या का अपने बेटे को शेखर की जगह बब्बन कहना भी पसंद नहीं था। वो अक्सर टोकते थे, जब उसका नाम शेखर रखा गया है तो उसे बब्बन कहकर क्यों पुकारती हो, उसे शेखर कहा करो। इस पर अहिल्या कहती, जब गोदी में था तब मेरे बब्बन कहने से बड़ा खुश होता था, तब से वही आदत लग गई है। अब शेखर कहती हूं तो लगता है किसी और को बुला रही हूं। अमरमणि के कई बार टोकने पर भी अहिल्या शेखर की जगह पर बब्बन कहकर ही पुकारती थी। बब्बन जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। वो ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रहा था, उसकी अम्मा ठीक हो जाए, वो उन्हें जल्दी घर ले जाए। लेकिन भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अमरमणि से कहा, हमें खेद है कि हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। अमरमणि अहिल्या को बहुत चाहते थे। उनके दिल को बहुत धक्का लगा। वो हे भोलेनाथ कहकर बेंच पर बैठ गए। उन्होंने अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा लिया। डॉक्टर के शब्द बब्बन के लिए असहनीय थे। वो खुद पर काबू नहीं कर पाया, जोर जोर से रोने लगा। अमरमणि ने उसे अपनी तरफ खींचकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ, वो अपनी देह से मुक्त हो गई है। इस समय बब्बन कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो बस जोर जोर से जी खोलकर रो लेना चाहता था, भगवान से शिकायत करना चाहता था। वो वहां से भाग गया। अस्पताल के बाहर लगे हुए पेड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगा, ईश्वर से शिकायत करने लगा, क्यों तुमने मेरी अम्मा को अपने पास बुला लिया? बाबा कहते हैं कि तुम दयालु हो, जो तुम्हारा नाम लेता है उसकी मदद करते हो। मैं कितनी देर से तुम्हारा नाम ले रहा था, तुमसे कह रहा था कि मेरी अम्मा को ठीक कर दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बस आज से तुम्हारा और मेरा नाता खत्म। अमरमणि अपने बेटे को ये बातें कहते हुए सुन रहे थे। उन्हें लगा कि इस समय वो दुखी है, बाद में जब दुख कम होगा तो अपनी गलती समझ जाएगा। लेकिन उस दिन बब्बन ने ईश्वर से अपने संबंध हमेशा के लिए तोड़ दिए थे। बब्बन ईश्वर से ही दूर नहीं हुआ था, अपने पिता से भी दूर होता जा रहा था। वो अपनी अम्मा की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानने लगा था। अहिल्या जब बीमार पड़ी थी तब अमरमणि के मित्र ने शहर ले जाकर दिखाने को कहा था, पर अमरमणि ने गांव के अस्पताल में ही इलाज जारी रखा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अहिल्या की तबीयत और बिगड़ गई। जब अमरमणि उन्हें शहर के अस्पताल ले गए तब उनकी मृत्यु हो गई। अमरमणि पूरी कोशिश करते थे कि बब्बन को खुश रख सके, उसे अपने नजदीक ला सकें। वो अक्सर उसे अपने पास बैठाकर समझाते थे कि जो हुआ उस पर किसी का बस नहीं था। वो खुद अहिल्या को बहुत प्रेम करते थे, किंतु जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता। लेकिन वो जितनी अधिक कोशिश करते थे उतना ही बब्बन उनसे दूर जा रहा था। बब्बन का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था, बड़ी मुश्किल से वो पास हो पाता था। अमरमणि इस बात को लेकर भी बहुत परेशान थे। उनके कुछ भी कहने और समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था, अतः उन्होंने उस पर सख्ती करनी शुरू कर दी। पारस बब्बन के बचपन का साथी था, पर अब वो उससे भी दूर होता जा रहा था। कारण था कि पारस पढ़ने में बहुत अच्छा था, हमेशा अच्छे नंबर लाता था। सब बार बार उसकी तुलना पारस से करते थे। पारस भी उससे किनारा करने लगा था। 8वीं कक्षा में पारस के सबसे अधिक अंक आए थे। उसके पिता ने उसे एक साइकिल दिलाई थी। बब्बन ने भी अपने पिता से साइकिल की मांग की। इस पर अमरमणि ने कहा कि यदि वो भी अच्छे अंक लाएगा तो उसे भी साइकिल मिलेगी। बब्बन को यह बात अच्छी नहीं लगी। इस बीच उसकी संगति बिगड़ गई थी। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया था। उसमें मिली जीत ने उसके हौसलों को बढ़ा दिया था। बब्बन ने एक पुरानी साइकिल देखी थी। उसने तय कर लिया कि वो जुए में पैसा जीतकर खुद वो साइकिल खरीदेगा। उसकी किस्मत ने साथ दिया। मनचाही रकम जीतकर उसने साइकिल खरीद ली। अमरमणि को जब पता चला कि बब्बन ने जुआ खेलकर साइकिल खरीदी है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने बब्बन की खूब पिटाई की। बब्बन के मन में ये बात बैठ गई कि अब उसका यहां कोई नहीं है।
उसी रात को वो अपने पिता की जेब से कुछ पैसे चुराकर घर से भाग गया। कावड़िए नहा धोकर मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। बब्बन भी कुएं पर गया। उसने भी अच्छी तरह से अपने हाथ पैर धोए। जब वो आकर पेड़ के नीचे बैठा तो एक कावड़िए ने आकर उसके माथे पर चंदन से त्रिपुंड बना दिया। आसमान साफ था, बारिश होने के कोई आसार नहीं थे। खा पीकर कावड़िए खुले में ही सो गए। बब्बन को भी उनके दल के साथ भोजन मिल गया था। वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बब्बन को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बीते हुए कुछ साल किसी चलचित्र की भांति चल रहे थे। बब्बन वकील के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था। सड़क पर ठेला और खोमचा लगाने वाले छोटे मोटे दुकानदार उससे डरते थे। बब्बन को इस बात पर बहुत गर्व होता था। 17 साल के किशोर के मन में अपनी एक अलग ही छवि थी। वो अपनी उस छवि से बहुत प्यार करता था। बड़ी स्टाइल से वो चाकू घुमाया करता था। पर एक दिन उसकी भेंट वकील के लिए काम करने वाले अरुण से हो गई। अरुण के ठाठ ही अलग थे। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह मोटरसाइकिल पर घूमता था। बब्बन ने उसके पास गन देखी थी। बब्बन ने चाकू घुमाना बंद कर दिया। अरुण से मिलकर उसे पता चला कि यहां उससे भी बड़े दिग्गज हैं। उसकी अपनी छवि बिखर कर टूट गई। उसके मन में अरुण की जैसी छवि पाने की तमन्ना जाग उठी। बब्बन चाहता था कि वो भी अरुण की तरह स्टाइल में मोटरसाइकिल पर घूमे। इसके लिए उसे भी वकील के लिए वही काम करना था जो अरुण कर रहा था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सुनते रहें